बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया था, उनकी इम्पोर्टेंस बताई थी और लैंड रिफॉर्म्स के स्टेप्स भी आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करता है उनको डेवलप होने के लिए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हम डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी आपको चंद चीज़ें बता दें। एक लफ्ज़ हम बोलेंगे प्रोडक्शन और एक लफ्ज़ है प्रोडक्टिविटी। इनमें डिफरेंस है। अगर हम इनपुट बढ़ाएं और उसकी मदद से प्रोडक्शन बढ़ा लें, आउटपुट बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ी। और अगर हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके उतनी ही इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ले लें, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ओके, सो ये आप ज़हन में रखिएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। When better seeds, superior seeds are used, when fertilizers are used, when pesticides are used, when herbicides and sprays are used, and the farm machinery like tractor, thresher, harvester, tube wells are used to enhance the agriculture output and agriculture productivity, such all is given the name of green revolution. So green revolution क्या हुआ फिर? ग्रीन रेवोल्यूशन ये है कि सुपीरियर सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, स्प्रेज, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल के इस्तेमाल करने पर जो प्रोडक्शन बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। सो द बेटर or the superior seed, the fertilizer, the pesticide, the herbicides, the sprays, the farm machinery, tractor, thresher, harvesters are used to enhance the agriculture production and productivity. Such all situation is given the name of a green revolution. Thus, because of green revolution, the high yielding seed, fertilizers, agriculture machinery, water and better technology will become available. Consequently, the production function for any crop or crops will shift upward in agriculture sector, leading to increase the agriculture output. अब ये हम एक सिंपल सी बात आपको समझा रहे हैं। आपने प्रोडक्शन फंक्शन पहले पढ़ा रखा होगा। जब प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे आउटपुट आपकी बढ़ जाती है। इस आउटपुट, बढ़ती हुई आउटपुट है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ी है। और ये बात हम डायग्राम की मदद से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब समरी इस पूरी डेफिनेशन की आप याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाकर या बायोलॉजिकल और मैकेनिकल चेंजेस लाकर हम जो आउटपुट को बढ़ाते हैं, ऐसी सूरत हाल, एग्री आउटपुट को बढ़ाते हैं, ऐसी सूरत हाल को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आपके हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गई, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें आपकी हम बायोलॉजिकल चेंज में आ गई। और मैकेनिकल चेंज जो है उसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और ये इस्तेमाल होंगे। ऑब्वियसली जब आप फील्ड को प्लो करने के लिए बैल की बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन बेहतर तौर पे जो है वो प्लो होगी। इसी तरह से अगर आप आम सीड की जगह पे जो हाई यील्डिंग वेराइटी है HYV जो है वो सीड्स इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट आपकी
बढ़ जाएगी। ऐसी बढ़ती हुई आउटपुट जो इन तब्दीलियों की वजह से आई है उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी सूरत हाल को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को हम डायग्राम की मदद से भी जाहिर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये डायग्राम समझें और देखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, हम आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दें या रिमाइंड करवा दें प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। सो देखें, पहले हम कोशिश करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन समझ लें। आपको याद है कि आपने पढ़ रखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में Q इज F ऑफ L वेयर K इज कांस्टेंट। ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। व्हेन Q इज F ऑफ L एंड K, राइट, ये न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। हम अपनी आसानी के लिए जो Q है आपको मालूम है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए, ठीक है। और लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें जो है एटसेट्रा, ये हम इनपुट्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट्स, राइट। सो जनरली हम कह सकते हैं कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। ओके, इट मीन कि Q जो कि आउटपुट है इज फंक्शन ऑफ इनपुट, राइट। अब इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है कि अगर इनपुट ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी आउटपुट ज्यादा हो जाती है, अगर इनपुट कम हो जाए ऑब्वियसली आपकी आउटपुट कम हो जाती है। रिलेशनशिप इसमें पॉजिटिव है। अब देखिए, अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें, इस एक्सिस के ऊपर हम इनपुट ले लें और इस पर हम आउटपुट यानी कि Q ले लें, तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको अगर याद है तो ये ऐसे होता है, Q इज फंक्शन ऑफ इनपुट। ओके, अच्छा, अब आप देखें कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे आपने इनपुट बढ़ाई उसके साथ आपकी आउटपुट बढ़ गई, और इनपुट बढ़ाई, राइट, इसके साथ आपकी और आउटपुट बढ़ गई। अब देखें, इनपुट I1 थी, प्रोडक्शन Q1 थी, इनपुट I2 हो गई, प्रोडक्शन Q2 हो गई, इनपुट I3 होगी, प्रोडक्शन Q3 होगी। आपने देखा कि इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन का बढ़ना। अब आपने समझना प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इस तरह से आप देखें कि अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन ये है, Q इज F ऑफ I, राइट, और आप इनपुट लगा रहे हैं I1 और आउटपुट आपकी आ रही है Q1, राइट। अब आपने प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनपुट बेहतर करने की वजह से आपका अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, स्प्रेज, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, ये सारे इस्तेमाल करने की वजह से आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। किस तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट विल बिकम Q इज F ऑफ I डैश। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आप देखें, उसी इनपुट के साथ I1 के साथ आपकी आउटपुट जो है वो बढ़कर कितनी हो गई, Q2 हो गई। आपकी आउटपुट कितनी हो गई, Q2 हो गई, जबकि आप देखें इनपुट आपकी वही है। अब ये जो सूरत हाल है जिसमें आपकी इतनी आउटपुट बढ़ी है उसी इनपुट के साथ, ठीक है जी, तो ये किस वजह से, आपके नए प्रोडक्शन Q डैश इज फंक्शन ऑफ L, इस नए प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से। अच्छा, ये नया प्रोडक्शन फंक्शन क्यों बना, क्योंकि ये वो सूरत हाल है जिसमें आपने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, स्प्रेज और ये सारा कुछ इस्तेमाल किया। जब आपने ये सारा कुछ इस्तेमाल किया तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उसी इनपुट के साथ आपकी आउटपुट बढ़ी। इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ना। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपकी जो है आउटपुट पहले की निस्बत ज्यादा हो जाती है। तो ये सूरत हाल जिसमें ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ऐसी सूरत हाल को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप देखें, गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ डायग्राम। अगर आप इसे गौर से देखें तो यहां पर आपकी प्रोडक्शन पर एकड़ है। व्हाट इज दैट, प्रोडक्शन पर एकड़, आपकी ये प्रोडक्शन है, ठीक है जी, और ये आपकी इनपुट है। आपने गौर किया, अच्छा,
ये आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्शन फंक्शन है, ये आपका मॉडर्न प्रोडक्शन फंक्शन है। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन फंक्शन क्या कि वही पुराने वाले सीड आपके ट्रैक्टर की बजाय बैल इस्तेमाल हो रहे हैं, थ्रेशर की बजाय आप दांतियां इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉप को जो है वो काटने के लिए, फसल को काटने के लिए। जैसे ही आप जो है आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की तो आपका मॉडर्न प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। कौन सा बन गया? मॉडर्न, जो कि इसकी निस्बत ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अच्छा, अब आपने देखा आपकी इनपुट थी आई स्टैटिक, ठीक है, पहले आपकी आउटपुट थी इतनी, ठीक है, अब आपकी इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, दिस दैट मच। ये नहीं कि अगर आप इस पर ड्रॉ कर लें, इस एक्सिस के ऊपर आप ड्रॉ कर लें इसको, तो आपको अंदाजा होगा कि पहले आपकी Q1 थी आउटपुट, अब आपकी Q2 आ गई। क्रॉप प्रोडक्शन पर एकड़, पहले पर एकड़ Q1 था, अब पर एकड़ Q2 हो गया, ठीक है जी। तो ये जो इंक्रीज है, दिस इंक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी कि Q1 से Q2 तक, या फ्रॉम A टू B, ओके, ये जो इंक्रीज है ये इट इज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखें इस डायग्राम को, हम इसको एक्सप्लेन तफसील के साथ करने की कोशिश करेंगे, और आप देखिए कि आपकी स्लाइड के जो राइट हैंड साइड पर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसे गौर से पढ़ें तो आपको अब ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इफ वी रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज f of I, where I represent input like labor, water, seed and fertilizer, this one I am talking about, this production function. We suppose that Q is f of I is a traditional production function. If shifts to Q is f of I dash, if shifts to this production function to modern production function, from this traditional to modern production function, अगर ये इस तरह शिफ्ट हो गया, ठीक है जी, it will represent the modern production function. If due to greater use of input the yield rises equivalent to the area of AB or more than this, then we have ग्रीन रेवोल्यूशन। ये अगर सेम इनपुट के साथ आपकी पर एकड़ आउटपुट बढ़ गई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि पहले 1 एकड़ पर Q1 आउटपुट थी, अब 1 ही एकड़ के ऊपर आपकी Q2 आउटपुट है। अब देखें जमीन तो आपने नहीं बढ़ाई, अगर आप जमीन बढ़ा लेते तो ये बुनियाद, और उसी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर आप जो है वो हैं, और आप 1 एकड़ के ऊपर अगर फर्ज करें 10 मन गंदम है, 2 एकड़ आपने इस्तेमाल किए तो 20 मन गंदम हो गई। तो आप देखें प्रोडक्शन फंक्शन वो पुराना ही है, तो इसको कहेंगे प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनपुट यानी कि सीड्स जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल्स और इनके इस्तेमाल करें और उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो पर एकड़ जो है वो आउटपुट बढ़ जाएगी, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। सो इस डायग्राम में जो A से B के बराबर या Q1 से Q2 के बराबर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पर एकड़, इसको हम ये किस वजह से हुई है? ये बुनियादी तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुई है। Now, the green revolution has been observed in India, Pakistan, Thailand, South America, American countries during the late 60s and 70s, when there was a rapid increase in per acre yield of food grain. Such increase in agriculture production is due to ग्रीन रेवोल्यूशन। सो आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हुआ है, जैसे पाकिस्तान है, थाईलैंड है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। 70 और 60 की दहाई के अंदर ये बुनियादी तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया गया और पर एकड़ यील्ड जो है वो मल्टीपल टाइम बढ़ गई, ठीक है जी। सो और ये बड़ा सक्सेसफुल जो है वो एक्सपेरिमेंट था, और ऐसी इसको हम ये जो प्रोडक्शन बढ़ी 60 और 70 के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर, वो किस वजह से थी? वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है। नाउ we'll discuss the effects of green revolution. What is the next slide? That is effects of the green revolution. अब हम one by one जो इसके effects देखेंगे. It will contribute to overall economic growth of the country. So very first effect is it contribute the overall growth of the country. It mean agriculture की अगर output ज़्यादा होगी, productivity agriculture sector की ज़्यादा होगी, मतलब क्या? मतलब ये कि आपने अच्छे seeds इस्तेमाल किए, pesticides इस्तेमाल किए, herbicides इस्तेमाल किए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ट्यूबवेल्स, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल की। और देखिए जब आपकी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, सीड्स,
पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, स्प्रेज, ये सारों की, ट्यूबवेल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इनको प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर ऑटोमेटिकली खुद जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक तो ये हुआ कि इसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम जब बढ़ेगी तो उससे ओवरऑल प्रोडक्शन में जो है वो इजाफा होगा। आपको जैसे कि इल्म है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डोमिनेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, तो जब उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है कंट्री की वो ज्यादा हो जाती है। इसमें देखें, न सिर्फ उन लोगों को कि जो कि बराह रास्त डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर के सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकेंगे। ओके, सो इस तरह से प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो है ओवरऑल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। द सेकंड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज इट विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे, ट्यूलिज्म आपका ख़त्म होगा, आप जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उससे आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आप जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बजाय आप मिक्स और कमर्शलाइज फार्मिंग की तरफ चले जाएंगे, आपकी प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम बढ़ेगी, अब आपका जो डेफिसिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से। जब आपकी आउटपुट सरप्लस होगी तो आप सरप्लस आउटपुट को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। नाउ द थर्ड इज द न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड विल इम्प्रूव। ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, तो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे। देन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल इंक्रीज। देखें, जब आप एक लेबर जो है बैल के साथ जो है और हल के साथ ज़मीन को प्लो कर रहा है और वही एक बंदा अगर ट्रैक्टर के ज़रिए से ज़मीन को प्लो कर रहा है, तो जितनी ज़मीन बैल और हल के साथ एक मजदूर जो है दिन भर में प्लो करेगा, ट्रैक्टर शायद वो 1 घंटे में कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहेंगे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई है। पहले वो 1 दिन में एक पीस ऑफ लैंड जो है वो प्लो करता था, अब वो 1 घंटे में कर रहा है। ऑब्वियसली इसी को तो हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो लेबरर की क्या बढ़ गई? एफिशिएंसी बढ़ गई। जब पर एकड़ आउटपुट या पर एकड़ यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी, इट मीन कि लेबर की एफिशिएंसी भी पहले की निस्बत ज़्यादा होगी। सो हम क्या कहेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन से ओवरऑल जो ग्रोथ ऑफ द कंट्री है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपके इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस का प्रोसेस तेज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ये है कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे, और फोर्थ वन ये है कि एफिशिएंसी ऑफ द लेबरर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ देखते हैं, इट विल ब्रिंग सोशल चेंज इन द रूरल लाइफ बाय रिड्यूसिंग death rates and birth rate. Not only this green revolution help decrease the death rate as well as the birth rate. अब देखें ये भला कैसे, आपको माल्थस की थ्योरी हमने बताई थी, आपको याद तो होगी। इनिशियली जब लेबर की या लोगों की इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। एक खास हद के बाद अगर जो है जिसे मैक्सिमम बायोलॉजिकल रेट कहते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज का, तो उसके बाद जो है अगर इनकम बढ़े तो उससे पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है आपकी यू गॉट इनफ मनी to spend on health as well as the education. Hence, education level and health standard will improve. हेल्थ स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो उससे क्या होगा, उससे एक तरफ आपके डेथ रेट्स कम हो जाएंगे, शरह अमवात कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ इनकम बढ़ने से जो पॉपुलेशन का रेट है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल रेट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ना, उसकी वजह से मैक्सिमम बायोलॉजिकल सतह पर 3% जो है जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट राइट, उस पर पहुँच कर अगर जो है वो मजीद इनकम बढ़े तो पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाती है। ओके, सो ना सिर्फ इससे डेथ रेट जो है अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलने की वजह से डेथ रेट्स कम हो जाते हैं, बल्कि इससे पॉपुलेशन रेट भी कम हो जाता है। सो वेल, जस्ट क्विक जो है रिवीजन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? इट हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इट हेल्प इंक्रीज द प्रोसेस, it speed up the process of the structural changes in the society. फिर ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर इसकी मदद ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है एफिशिएंसी
and the productivity of the labor increase हो जाती है, and then we can say finally social changes आना शुरू हो जाते हैं, health और education के ऊपर focus ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपने देखा कि डेथ रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे और पॉपुलेशन रेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। और अब देखेंगे ये जो टेक्निकल चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर की हैं, इन दो हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके, एक बायोलॉजिकल इनोवेशन और एक mechanical innovations, right? So we can categorize these changes into two: one biological change, other one is mechanical innovations, right? So what is biological change? Biological change are concerned with those factors that raise the land productivity, that is the use of the better seed, one, and the better fertilizer at right time, खाद का और अच्छे बीज के इस्तेमाल जो है, इसे अच्छे बीज का जो है जो इंट्रोडक्शन है और इन्वेंशन भी आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसे HYV कहते हैं, ये बायोलॉजिकल चेंज कहलाएंगे। सो हम बुनियादी तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बायोलॉजिकल इनोवेशन और दूसरी मैकेनिकल इनोवेशन। बायोलॉजिकल इनोवेशन जी कैसे सीड्स जो है वो इनोवेट हो गए, आ गए मार्केट के अंदर जो मल्टीपल टाइम क्रॉप्स देते हैं, ठीक है जी। और सेकेंडली आपकी जो मैकेनिकल इनोवेशन मींस द यूज ऑफ मोर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, बुलडोजर्स, ट्यूबवेल एटसेट्रा ऑन द लैंड। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल is called mechanical innovation, and introduction of high yield variety seeds, the fertilizer, the pesticide is basically biological innovation. Okay, so if GR stands for Green Revolution, comprises of biological innovation, more jobs can be created, right? So ज़्यादा jobs create हो जाएंगी, ज़्यादा जब आपकी productivity बढ़ना शुरू हो जाएगी तो jobs जो है ज़्यादा create होना शुरू हो जाएंगी। If Green Revolution implies tractorization, the capital labor ratio rises and employment fall. और अगर हम biological innovation की बजाय mechanical innovation को focus करें तो अब tractor, thresher, harvester, tubewells इस्तेमाल होंगे तो अब employment rate जो है वो पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाएगी। So well, the technical changes in agriculture sector can be classified into two broad categories. One, biological innovations. Biological innovation क्या होती है? बेहतर सीड, बेहतर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का जो है वो टाइमली इस्तेमाल, ठीक है। और दूसरा आपका क्या, मैकेनिकल इनोवेशन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और ट्यूबवेल्स और बुलडोजर वगैरह का इस्तेमाल। अगर तो हम बायोलॉजिकल इनोवेशंस को फोकस करते हैं तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। जबकि अगर हम मैकेनिकल इनोवेशंस को फोकस करेंगे और हम उसमें देखेंगे तो जो है आपकी कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लेबर को जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने समझा, अच्छी तरह से समझा कि बायोलॉजिकल इनोवेशन ब्रिंग्स मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मैकेनिकल इनोवेशंस इंक्रीज द unemployment. ये जनरली आपको समझाना था, right? Now, nature of green revolution. The next topic of today's lecture is nature of green revolution. Now, due to green revolution, miracle seed known as HYV. HYV क्या होता है? High yielding variety have been adopted by farmer in some lower developed countries at high rate. यानी कि HYV जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसको जो है ज़मीन काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। As in Pakistan, about 73% of the wheat was sown with Mexican seed of wheat during 1969 to 70. Same in case of Philippines, right? So ये दोनों कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान और फिलिपाइन के अंदर जो हमने देखा कि 73% जो हमारे सीड्स थे वीट के वो मैक्सिकन सीड्स थे जो कि HYV की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन नीदर द साइज ऑफ द फॉर्म नॉर द tenure system has been become constrained in the way of use of HYV. तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो आपको साइज ऑफ द फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें कैसा जो आपका सिस्टम है मालिक मजदूर का, ठीक है, वो भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करता। सो साइज ऑफ द लैंड
do not influence biological change. Okay, so HYV इस्तेमाल करने के लिए size of the foam हर्डल नहीं बनता, रुकावट नहीं बनता, कंस्ट्रेंट नहीं होता, ठीक है जी, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. सो सेकंड वन इज द साइज ऑफ द फोम, द शॉर्टेज ऑफ करंट सप्लाई एंड अदर कंप्लीमेंट्री इनपुट डिड नॉट चेक द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. तो इसी तरह से साइज ऑफ द फॉर्म जो है वो HYV के रास्ते में भी रुकावट नहीं बनता, ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से HYV के रास्ते में भी रुकावट नहीं बनता, और करंट सप्लाई और कम्प्लीमेंट्री इनपुट जो है वो भी इसमें कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते. इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर द फॉर्म लेबर. ठीक है, जब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो मैक्सिकन सीड भी हैं, ठीक है जी, उनके इंट्रोडक्शन की वजह से जो लेबर की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल एरिया के अंदर कम होना शुरू हो जाती है. As the case of inflow of labor from other sectors of the economy to agriculture sector during harvesting and sowing season, this has also increased the real wage of the labor. न सिर्फ वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाती है, बल्कि जो आपकी सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो दूसरे सेक्टर से भी लेबर जो हैं वो आकर वहाँ पर जॉब करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है. However, if green revolution is attached with farm mechanization and tractorization, the employment opportunity will decrease and the wage will fall. जैसे कि पिछली स्लाइड पर भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, अब दोबारा आपको बता दें कि अगर जो मैकेनिकल चेंजेस हम लाएंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी. बायोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द adoption of HYV has widened the disparity in income distribution. Okay, as the big landlord have been benefited more as compared with the small peasants. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा. अगरचे के हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो हैं वो उनका लैंड की जो साइजेस हैं उनके साथ ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके निस्बत बड़े फार्मर्स जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाते हैं. मतलब क्या, उनके रेवेन्यूज़, उनके सरप्लसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी इनकम इंक्रीज़ करती है इंक्रीजिंग रेट के साथ. और जो छोटे फार्मर्स होते हैं इनकम उनको भी इंक्रीज करती है, ठीक है, लेकिन उस रेट के साथ नहीं जिस रेट के साथ बड़े फार्मर्स की इंक्रीज हो रही है. लिहाजा उन दोनों के दरमियान जो है अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ना शुरू हो जाएगा. जो लैंडलॉर्ड्स हैं और स्मॉल पेसेंट्स हैं उनकी इनकम के दरमियान फ़र्क बढ़ना शुरू हो जाएगा. द फॉलोइंग, अब देखें, in the case of Pakistan, some regions are more prosperous than other. For example, the Sahiwal area is more fertile and prosperous as compared with Mianwali. Okay, क्योंकि मियांवाली के अंदर साइजेस ऑफ द फार्म्स और लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ये सारी चीज़ें कम है कंपेयर टू साहिवाल, और वहाँ पे बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एफिशिएंटली जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है वो की वजह से जो है वो ज़मीन की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई, लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई और आउटपुट ज़्यादा हुई. जैसा इन दोनों डेमोग्राफिकली भी जो आपने देखा फ़र्क बढ़ जाता है और जियोग्राफिकली भी जो है वो इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाती है. अब हम देखेंगे रीजन फॉर डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलिपीन. नाउ डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है. अब देखिए कि रेट ऑफ ग्रोथ ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट थे, डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट थे, ठीक है. जोग्राफिकली ये जो ग्रोथ रेट्स थे वो डिफरेंट थे. उनकी वजूहत क्या हो सकती हैं? पानी की अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, राइट, इरिगेशन फैसिलिटीज और डिफरेंट लेवल ऑफ फर्टिलाइजर यूज एट राइट टाइम एंड राइट अमाउंट. डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड एट द राइट टाइम एंड द राइट अमाउंट. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि देखिए फर्टिलाइजर तभी यूजफुल हो सकती है कि जब वो राइट टाइम
दुरुस्त वक्त पर इस्तेमाल की जाए, ठीक है। यानी कि जब ज़मीन पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है पौधों को, उसी वक्त फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया जाए। अगर वो उससे हट के किसी और वक्त पर जो है ज़मीन पर जो है वो ज़मीन को प्रोवाइड किए जाए तो उसकी वो जो है वो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा नहीं होती, राइट। Then differential flow of information regarding HYV seed and their inputs, right. अब ये भी बड़ी important चीज़ है कि information, right, knowledge, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको HYV सीड के बारे में अगर हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कौन सा है, ठीक है, तब भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली डिफरेंट होंगे, राइट। फिर डिफरेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, दीज आर द बेसिकली द कोर रीजन फॉर डिफरेंशियल रेट ऑफ द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलिपीन ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इन कंट्रीज़ के यहाँ ग्रोथ रेट डिफरेंट था, एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट रेट डिफरेंट था, आउटपुट की जो है वो डिफरेंट थी, प्रोडक्टिविटी डिफरेंट थी। उसकी वजूहात होपफुली आपको समझ आ गई होंगी, राइट। द फिफ्थ इज द डिफरेंस इन द नेचर एंड द एटीट्यूड ऑफ द फार्मर टुवर्ड द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। लुक, व्हेन यू आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड, राइट, वो नई किस्म का सीड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सीड इस्तेमाल करते हैं और ऐसा सीड छोड़ रहे होते हैं जो कि आपके सदियों से आपके फोर फादर्स जो हैं नस्ल दर नस्ल जो सीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अब छोड़ रहे होते हैं, तो उसकी जगह पर नया सीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके साथ अनसर्टेनिटी और रिस्क इन्वॉल्व होता है, और चूंकि छोटा ज़मींदार जो है वो अनसर्टेनिटी और रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, साथ साथ ये है कि उसने सब्सटेंशियल जो है वो फार्मिंग कर रहा होता है, तो इस वजह से वो भी इस वजह से भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर उसकी फसल ठीक ना हुई तो वो उसका साल भर का गुजारा कैसे होगा। दिस इज बिकॉज व्हेन देयर इज अ हाई रिस्क इन द अडॉप्टेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फार्मर आर रिलक्टेंट टू अबैंडन द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुरानी टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उनकी आजमूदा होती है। थोड़ी फसल होती है, यकीनन थोड़ी होती है, लेकिन उन्हें यकीन होता है कि होती ज़रूर है इन सीड से। लेकिन HYV जो है, ये मैक्सिकन सीड्स जो हैं, उनसे यकीनन फसल ज़्यादा होती है, लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं होता ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज, राइट, ड्यू टू देयर एटीट्यूड, due to their aptitude, due to the subsistence farming, right. Now the last effect is basically why ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्प्लीकेशन डिफरेंट क्यों हैं, उनके ग्रोथ रेट डिफरेंट क्यों है। तो लास्ट पॉजिटिव फैक्टर इसका ये है, द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV हैज रिजल्टेड इन डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स। फर्दरमोर, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन द कल्टिवेटेबल एरिया विल इंक्रीज, द डबल ऑफ और द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम विल बिकम पॉसिबल। अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डबल या मल्टीपल क्रॉपिंग का HYV जल्दी ग्रो करता है, ये सीड जल्दी ग्रो करता है, जल्दी हार्वेस्टेबल हो जाता है, ओके। इस वजह से जो है आपके पास गुंजाइश बन जाती है मल्टीपल क्रॉपिंग की, यानी कि अगर 2 क्रॉप्स हो रही हैं तो 4 कर सकते हैं, 2-3 हो रही हैं तो 4 हो सकती है, 2 हैं तो 3 हो सकती हैं, 1 है तो 2 हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। नाउ द कॉज और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम कॉजेज देखेंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस देखेंगे। नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ। During 50s and early 60s, due to the population growth, the real per capita income and the per capita food availability has reduced when the food production hardly increased while population increased. अब 50s और 60s के दौरान पॉपुलेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ी दुनिया भर की। अच्छा, जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रफ्तार से फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो पहला इंपॉर्टेंस जो ग्रीन रेवोल्यूशन का था वो है कि ड्यू टू हाई रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स वर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सो उनको मैच करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी था। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपने देखा कि 50s के दौरान पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, उनकी फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बहुत शदीद ज़रूरत थी। तो HYV सीड्स के इस्तेमाल से, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से जो आउटपुट है पर एकड़ वो मल्टीपल टाइम बढ़ गई, ठीक
क्या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिससे बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है फूड प्रोडक्ट्स की वो पूरी की जा सके। ठीक है, दिस हैज़ डिटोरेटेड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अब इशू ये हुआ कि जब आप जितनी आपकी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली गिरता चला जाएगा। दस टू फीड एक्स्ट्रा माउथ देयर वाज a need to introduce technical progress in agriculture। ये बढ़ते हुए लोग, जो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ठीक है, उसकी जो फूड की डिमांड है, उसको नीड्स जो फूड की हैं उसको पूरा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस की ज़रूरत थी, बायोलॉजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत थी, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। सो द इम्पोर्टेंस या कॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द फर्स्ट कॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ। चूंकि पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही थी, लिहाजा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया था। बायोलॉजिकल या मैकेनिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, जो पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए, क्रॉप की में मल्टीपल क्रॉपिंग करने की बहुत शदीद ज़रूरत थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की पहला काज ये है कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, फूड का मेक श्योर करना कि वो अवेलेबल हो, ईच एंड एवरी पर्सन, फूड की सप्लाई बढ़ाना थी। तो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए अगर फूड की सप्लाई बढ़ाना है तो हम पुराने ट्रेडिशनल प्रोडक्शन फंक्शन के ज़रिए से इतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ज़मीन की सप्लाई फिक्स्ड है। ज़मीन की सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है, ये इंक्रीज नहीं की जा सकती। सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज, हाउएवर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल इनोवेशन, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल इनोवेशंस, ओके। सो द वेरी फर्स्ट cause or importance is the growth of population. The second cause or importance is agriculture development. What is that? Agriculture development. With limited land, fast growing labor force, slow rate of labor utilization and lack of serious policies for enough investment in agriculture by the government, the food crisis rose in some underdeveloped countries. बढ़ती हुई population की वजह से, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, लेबर फोर्स की बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। अच्छा, फिर लेबर के इस्तेमाल का जो रेट है, यूटिलाइजेशन ऑफ द रेट, उसमें कमी की वजह से, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करने की पॉलिसीज़ या सीरियसनेस ना होने की वजह से इन पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम क्या पेश, अंडर डेवलप कंट्रीज, ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो फूड की कमी जो है वो फेस करनी पड़ना शुरू हो गई। ठीक है जी। Moreover, in lower developed countries or less developed countries, underdeveloped countries, the heavy emphasis is laid on industrialization, for which there the need for the foreign exchange. Hence, they did not have enough foreign exchange for the food imports. अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड शुरू हो गया था 60s और 70s के अंदर, चूँकि इंडस्ट्री को फोकस करना शुरू कर दिया गया था, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता था मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल कर दिया जाता था। लिहाजा एनफ foreign exchange was not available for the sake of the import of the food product. Hence, the country will have to increase the production of the agri products so that they can, make sure that enough food is being produced, right? It can help to feed the increased population. So this was the scenario. So scenario क्या था? Agriculture वो दौर था कि जब agriculture से लोगों का फोकस इंडस्ट्री की तरफ चला गया। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ज़्यादातर जो है वो मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एनर्जी जो है इम्पोर्ट करना शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से पैसे या फॉरेन एक्सचेंज कम बचता था फूड की इम्पोर्ट के लिए। लिहाजा अब क्या इसका बनाया गया हल? इसका हल ये निकाला गया कि जो लोग हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए से लोकली इतनी फूड प्रोड्यूस करें ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी की जा सके। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि मैकेनिकल और बायोलॉजिकल इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि हर कंट्री अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो इतनी फूड प्रोड्यूस कर सके ताकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। Moreover, the natural climates like droughts
often created trouble for the less developed countries. Therefore, the governments of less developed countries should think of increasing productivity in agriculture sector. Okay, so अब agriculture sector से फोकस हट के इंडस्ट्री की तरफ चला गया था, लिहाजा फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो जितनी पॉपुलेशन थी उसके लिए इतनी फूड अवेलेबल ना हो सकी. अब फूड को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज यूटिलाइज हो रहा है तो मशीनरी की इंपोर्ट के लिए, हैंस गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो गया कि वो ऐसी तब्दीलियाँ लाए कि खुद इन्हिसारी आ सके फूड की प्रोडक्शन के अंदर, ताकि अपने मुल्क के लोगों के लिए फूड की अवेलेबिलिटी मेक श्योर की जाए. ठीक है, दिस कुड बी पॉसिबल बाय इन्वेंटिंग मिरेकल सीड फॉर वीट एंड राइस. अब ज़रूरी हो गया कि कोई ऐसा मौजज़ाना किस्म का सीड वीट का या चावलों का यानी कि राइस का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिससे इसकी क्रॉप्स जो है उनकी प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्टिविटी जो है पर एकड़ वो ज़्यादा हो सके, बढ़ सके, मल्टीपल टाइम बढ़ सके, ताकि मकामी लोगों की डोमेस्टिकली जो ज़रूरियात है वो पूरी की जा सके. दिस मिरेकल सीड were first used in Mexico and are known as Mexican seed. This use of these seed result in increasing agriculture production much higher than traditional varieties. So ये miracle seed जो मैक्सिको में इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले, इसलिए इसे मैक्सिकन सीड भी बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन की वजह से जो है वो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई. अब आपने देखा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एग्री प्रोडक्ट या फूड जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मेक श्योर करने के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी. फिर ये कि एग्रीकल्चर को इसलिए भी डेवलप किया गया कि ताकि जो है वो कीमती फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एग्री प्रोडक्ट्स यानी कि फूड के लिए जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करने के लिए उसकी मशीनरी इंपोर्ट करके किया जाए. तो अब आपने देखा कि किस तरह से फोकस हट गया डिफरेंट कंट्रीज़ का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, जिसकी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत को जो है वो उजागर किया. सो दीज वर द टू important causes or importance of green revolution. Now we'll go to the third one, that is double and multiple cropping. The invention of new seeds had the effect of increasing the cropping intensity. एक crop 6 महीने में होती थी वो 4 महीने में होना शुरू हो गई. Earlier in many lower developed countries and less developed countries the system of the double cropping was uncommon, right? So 2 crops 3 crops ये जो है एक सीजन एक साल के अंदर जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा कॉमन नहीं था डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. The arrival of new crop varieties of seeds will open up the possibilities of double and multiple cropping in large scale. This rise the cropping intensity will increase per acre yield sustainability, right? So now the farm income will begin to rise in the area covered by HYV project. Farmer attitude toward risk will change when their production will go above MCN, right? अब ये बड़ी important चीज़ है, काबिल गुजारा हाथ से. अगर कुछ लोगों ने ये ट्राई किया सीड और उनकी क्रॉप यानी कि बम्पर हो गई, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ मल्टीपल टाइम बढ़ गई, तो अब एटीट्यूड के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई, रिस्क कम होना शुरू हो गया. तो अब सारे किसानों ने जो है वो किसान भी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे वो भी मिरेकल सीड या मैक्सिकन सीड या HYV की तरफ राग़ब होना शुरू हो गए. उसकी बेसिक रीज़न ये की थी कि बेसिकली अनसर्टेनिटी थी जी वो ख़त्म हो गई, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई. लोगों को यकीन हो गया कि जो HYV या मैक्सिकन सीड है उनसे क्रॉप न सिर्फ प्रॉपरली होती है बल्कि उसकी आउटपुट जो मल्टीपल टाइम ज़्यादा होती है. सो डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन in developing countries. Or the importance of the green revolution, the third importance of the green revolution is double and multiple cropping. ये उसकी अहमियत है. ठीक है जी. Now fourth one is increase in use of fertilizer. What is the fourth one? Increase in the use of fertilizer. The other factors which generally increase the food production are per acre yield is a rise in the use of fertilizer. अब आपने गौर करना है, the other factor which greatly increase the food production
and per acre yield is the rise in the use of fertilizer. अब खाद के इस्तेमाल से ये जो मैंने जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कही है या मैंने मल्टीपल जो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी जो बोला है, ये सारा जो है ये सिर्फ हाई वैरायटी यील्ड ही इसकी वजह नहीं थी, बल्कि इसकी वजह राइट टाइम के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी था, जिससे जो है क्रॉप्स जो है वो कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना शुरू हो गई और एक सीज़न में 2 से 3 क्रॉप्स जो है वो उगाना शुरू कर दी गई. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व that the nitrogen fertilizer along with HYV of the wheat and rice have increased the production 3 times more as compared with the traditional variety. अब आपने गौर किया कि कम्बिनेशन अगर HYV सीड्स का या मिरेकल सीड्स का या मैक्सिकन सीड का कम्बिनेशन बनाया जाए टाइमली फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के साथ, यानी कि अगर अच्छा सीड और उसके साथ फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या ऑब्जर्व किया गया कि क्रॉप जो है वो उसकी जो है इंक्रीज 3 गुना ज़्यादा हो जाती है. ठीक है जी, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है 3 टाइम मोर देन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल प्रोडक्शन फंक्शन और ट्रेडिशनल वैरायटी. ओके, अगर हम ट्रेडिशनल वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पर अगर हम HYV / फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल वैरायटी से जो आपकी फसल होगी उसकी निस्बत 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी आपकी फर्टिलाइज़र और HYV के इस्तेमाल की वजह से. सो दिस इज़ द 4th इम्पोर्टेंस. ओके, दस थ्रू द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन यील्ड्स एंड इंक्रीजिंग multiple crop, the fertilizer play vital role in promoting green revolution. Okay, then to increase the use of fertilizer, the subsidies have been given to farmer in so many underdeveloped countries, but it has been also observed that there exists an inverse relationship between the use of fertilizer and their price. More देखें, बड़ी important चीज़ है फर्टिलाइजर और अच्छे सीड्स का कम्बिनेशन जो है वो आपकी आउटपुट को बढ़ा देगा. ठीक है जी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर और उनकी प्राइसेस के दरमियान उलट रिलेशन है, ये भी आप याद रखिएगा. डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वाइटल रोल पर्टिकुलरली इन राइजिंग एग्रीकल्चर सरप्लस. तो एग्रीकल्चर सरप्लस की जनरेट करने में फर्टिलाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट होगा उसकी मदद से जो है आप दूसरे सेक्टर को भी डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द 4th importance of the agriculture green revolution. Now the 5th importance is increase in irrigational facilities. The other important element which spread green revolution is the availability of irrigation facility, right? So अच्छा बीज यानी कि मिरेकल बीज यानी कि मैक्सिकन बीज यानी कि HYV, उसके साथ फर्टिलाइजर्स, उसके साथ पानी की जो दस्तयाबी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओके, सो इसने भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेसफुल होने में. सो द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड अदर कंप्लीमेंट्री इनपुट्स विल नॉट गिव द डिजायरेबल रिजल्ट इफ द रेगुलर एंड टाइमली वाटर इज नॉट सप्लाइड. सही वक्त पे कि जब फसल को पानी की ज़रूरत है पानी सप्लाई ना हो तो फिर खाद का और अच्छे सीड का फ़ायदा नहीं है. ये याद रखिएगा. अगर आपने टाइमली जो है वो जो सोइंग कर दी है, टाइमली आपने खाद डाल दिया है लेकिन टाइमली पानी नहीं फसल को दिया, इससे भी जो है वो आपकी क्रॉप जो है उसके वो जो है पहले की निस्बत अच्छे होने के इम्कान बिल्कुल नहीं, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्कान बिल्कुल नहीं होंगे. राइट, सो आपकी क्या ज़रूरत हुई फिर? ज़रूरी है अच्छा सीड, उसके साथ फर्टिलाइज़र टाइमली, उसके साथ टाइमली इरिगेशन यानी कि सही वक्त पे पानी की दस्तयाबी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The case of Punjab in Pakistan where the yield of the wheat rose most dramatically because of the good irrigation facilities. पंजाब को पंजाब कहती 5 दरियाओं की वजह से, और यहाँ का नहरी निज़ाम जो है वो दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में से है. अब ये पंजाब की हद तक नहरी निज़ाम जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जिसकी वजह से आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पंजाब की प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे इलाकों की प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा थी. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के अंदर पानी का रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ द इरिगेशन इज वेरी वाइटल. सो गुड सीड, राइट टाइम fertilizers
and the availability of the water at right time, right? So this combination, right, will bring the green revolution. ओके सो आपने देखा कि किस तरह से इरिगेशन जो है, और पंजाब के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस जो है वो इनक्रेडिबल थी. उसकी रीज़न क्या थी कि सीड फर्टिलाइजर के साथ साथ टाइमली पानी भी अवेलेबल था. ओके So the average yield from the irrigated lands is 30 to 100% higher than unirrigated land. Therefore, in the presence of the better irrigation facilities, green revolution can play an important role. So this was the fifth importance of the green revolution, and that is increase in irrigation facilities, or the fifth causative factor of the green revolution, that is increase in irrigation facilities. Now we'll go to the sixth importance or the cause of the green revolution, that is increase in agriculture credit. अब देखें बात यह है कि जैसे कि कल भी मैं आपको बता रहा था कि चूंकि छोटे फार्मर्स को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होते, जब उन्हें अच्छा सीड चाहिए या उन्हें आप फर्टिलाइजर चाहिए, उनके लिए उन्हें क्रेडिट्स जो है अवेलेबल होने चाहिए. अगर वो क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो वो दो काम होंगे, या तो वो ट्रेडिशनल मेथड के तहत जो है साथ जो है वो स्टिक रहेंगे, या वो साहूकारों से, महाजनों से या लैंडलॉर्ड से कर्जे लेंगे जो कि बहुत महंगे होते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके सो ये दो सूरतें हैं उनके सामने, या तो ट्रेडिशनल मेथड के साथ जो है वो चिपके रहें, या वो कर्जे लें. अच्छा, जब वो कर्जे लेंगे तो वो कर्जे जो है उनका सरप्लस ले उड़ेंगे, तो वो जो महाजन है उनका जो प्रॉफिट है वो कर्जे के वापसी में चला जाएगा. इस तरह से जो मज़ीद अगले सीज़न के लिए जो मेहनत करने के जो इम्कानात हैं वो और कम हो जाएंगे. अगली सीज़न में फसलों के इम्कानात और कम हो जाएंगे, अच्छी फसलों के इम्कानात और कम हो जाएंगे. सो क्रेडिट जो है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स टू द फार्मर बिकम पॉसिबल. ओके मोर ओवर द फार्मर्स आर इन द पोजिशन टू गेट कंसल्टेंसी सर्विसेज, दे अटेन स्टोरेज फैसिलिटीज. कर्जे मिलेंगे, वो टाइम पे सीड्स ले लेंगे, टाइम पे जो है वो फर्टिलाइजर्स ले लेंगे, उसके साथ साथ वो कंसल्टेंसी जो है वो ले सकेंगे, फिर स्टोरेज फैसिलिटी अपनी जो क्रॉप है उसको स्टोर करने की फैसिलिटी उनको मिल जाएगी. राइट, मोर ओवर गवर्नमेंट विल आल्सो डिक्लेयर क्लियर कट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर गुड. इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस जो है वो क्लियर करके जो है उसका ऐलान कर देना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म या कम हो सके. In this way, the uncertainty in the prices of the farm product will come down and the income of the farmer be stabilized. ठीक है जी. अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए प्राइसेस को जो है वो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी जो है, एग्री सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का सही वक्त पे ऐलान कर दे, जिससे अनसर्टेनिटी खत्म होगी, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स का सरप्लस यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा. हैंस ये बाकी स्टोरी आपको याद होगी, जिससे रीइन्वेस्टेबल सरप्लस जनरेट होगा, वो फिर रीइन्वेस्ट होगा और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. ओके सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ increase in use of machinery. The use of machines in agriculture will increase, which will have the effect of raising the yield per unit of the labor and land. So पर एकड़ yield जो है लेबर और लैंड की वो जो है वो बेहतर हो जाएगी मशीनरी के इस्तेमाल के. दिस विल इंक्रीज वेजेस एंड पेमेंट. अगर देखें प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी के बराबर जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर जो है वो वेजेस होती हैं, लिहाजा वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. द डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज थ्रू मैकेनाइजेशन. राइट, सो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी. बट द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स इन लेबर डिस्प्लेसिंग. राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बेसिकली ट्रैक्टर जो है वो लेबर सेविंग टेक्निक है. ट्रैक्टर लेबर सेविंग टेक्निक है. क्या मतलब कि एक ट्रैक्टर 10 मजदूरों के बराबर काम कर देगा. इसका मतलब ये हुआ एक ट्रैक्टर कम से कम 9 लोगों को बेरोजगार कर देगा. दिस विल डिप्रेस द रियल वेज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम अनइक्वल. ओके सो द ग्रीन रेवोल्यूशन विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन रेड रेवोल्यूशन. It is thus important to analyze the relationship between green revolution
एंड फॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए खूनी इनकलाब जिसे बोलते हैं, अगर इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाए एक वक्त आएगा कि खूनी इनकलाब आ जाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो। देन द एट्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ विलेजेस विल चेंज, द एजुकेशन विल स्प्रेड एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल विल चेंज। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इनकम ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा करने के बाद उनके पास पैसे बच जाएंगे। अब उसकी न सिर्फ उनकी सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी बल्कि दूसरी चीजों के लिए उनके पास पैसे भी होंगे। अच्छा, नॉन एग्री प्रोडक्ट्स के लिए भी उनके पास पैसे होंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ पर वो फोकस कर सकेंगे, एजुकेशन इंप्रूव कर सकेंगे, अपने बच्चों को तालीम दिला सकेंगे, उनकी हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकेंगे। इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो अच्छी हेल्थ जो है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी की निशानी होती है। ठीक है, अच्छी एजुकेशन जो है, स्किल जो है वो अच्छी प्रोडक्शन की तरफ या प्रोडक्टिविटी की निशानी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोशल रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। लोग न सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं बल्कि उससे हटके उनके पास दे हैव एनफ मनी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, दे कैन टेक care of their health as well. So the death and the birth rate will decline. This is very important. ना सिर्फ death rate कम होना शुरू हो जाएगा बल्कि birth rate भी decline होना शुरू हो जाएगा. The distance between rural and urban center will come down, right? So urban और rural centers के दरमियान distance physically भी और mentally भी ये कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है? And this will lead to the self-sufficiency. In other words, the self-sufficiency life of the village will come to an end. The agro-based industry will set up. ठीक है ना, सिर्फ जो है वो पहले क्या होता था, गांव के लोग गांव के अंदर से ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर लिया करते थे। उनकी जो डिमांड होती थी वो होती एग्री प्रोडक्ट्स थी जो गांव के अंदर से पूरी हो जाती थी। लेकिन जब उनकी अदर देन एग्री प्रोडक्ट्स दे हैव एनफ मनी, they can not only spend on their food as well as they can you have money to spend on education and health, right? तो फिर इस सूरत में जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। दे विल, आप गांव के लोग शहरों में जाके पढ़ना शुरू कर देंगे, इलाज करवाना शुरू कर देंगे। ओके, सो इसके साथ साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप या डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ unequal income distribution, this is the ninth importance of the green revolution. It is the public policy which has played an important role regarding the use of modern technology in agriculture sector. ठीक है, ये सरकारी पॉलिसी होती है कि न सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस आए बल्कि मैकेनिकल चेंजेस भी आए। द फार्मर वर गिवन सब्सिडीज ऑन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी जाए। जैसे कि 1000 रुपए की अगर एक बोरी है फर्टिलाइजर की तो गवर्नमेंट पर बोरी 200 रुपए सब्सिडी देना शुरू कर देगी, जिसका मतलब है कि फार्मर को 800 की बोरी मिलेगा और सब्सिडी ज्यादा करेगी, फार्मर ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। द ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ द ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और एंड अदर एग्रीकल्चर machinery, and the loans were provided to the farmer to at the concessionary rate. न सिर्फ उनको ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और इन चीज़ों की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाएगी जिसकी वजह से वो सस्ते हो जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो कंसेशन के ऊपर उनको ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर देने की इब्तिदा हो जाएगी। Therefore, it is the class of big land owners and feudals which get benefits of such public measures. बहुत important है। It is the class of big land owners and feudal which will get benefit of such public measures. अब ये public measures जो है, ये जो सब्सिडी की जो पॉलिसी है, ये कंसेशन के ऊपर ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बेसिकली ये गरीब किसान के लिए, लेकिन इससे अमीर किसान इनके बड़े बड़े जिम्मेदार भी फायदा उठाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर ये पब्लिक पॉलिसी ने फोकस
गरीब किसानों को किया, लेकिन उसके फायदा जो है वो अमीर किसान भी उठाना शुरू हो जाएंगे. ओके, द लैंडलॉर्ड्स आर इन पोजीशन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, लोन, सुपीरियर सीड एंड इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू पॉलिटिकल लिंक. तो वो अपने पॉलिटिकल लिंक का इस्तेमाल करके जो कंसेशंस हैं उनको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, बल्कि मोर इफेक्टिवली कंसेशंस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे. इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी जो है अपने पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से मेक श्योर कर लेंगे. उसके साथ साथ जो है वो लोन्स जो है वो इजीली वो एक्सेस कर लेंगे. ठीक है जी. तो इसका ये इश्यूज हैं जो सब्सिडीज एंड उसके साथ साथ जो आपकी सस्ती चीजें जो दी जा रही हैं, ठीक है, उनके साथ जो इश्यूज अटैच्ड हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. इन दिस वे their production and income increase while those of the peasant remains low. Thus grain revolution become responsible for unequal distribution of income. देखिए जो फैसिलिटीज चीप रेट्स के ऊपर बड़े जिम्मेदार भी लेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी बड़ी तेजी के साथ. ठीक है, तो जब उनकी इनकम बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी यानी कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क और ज्यादा बढ़ेगा. मैंने आपको आगे भी इशारा किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन रेड रेवोल्यूशन बन जाए, खूनी इनकलाब बन जाए. तो इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इनकम, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. Look at this diagram. Before we'll go through this diagram, first I will try to explain the basic concept of this diagram, right, on next slide. Okay. आपको एक बात मैं याद कराऊं कि प्रॉफिट क्या होता था. माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको याद है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ओके, अब आप देखिएगा ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू. अगर आपको याद है दिस इज टोटल रेवेन्यू, और अगर आपको याद है तो दिस इज टोटल कॉस्ट. अच्छा, this is the point where total revenue and total cost is equal, hence the profits are zero. It means firm will not produce Q1. However, here at Q2, अगर आप गौर करें, the difference between total revenue and total cost is maximum. So it means यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका टोटल रेवेन्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी टोटल कॉस्ट है. तो जो रेजिड्यूल है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर Q2 हो तो प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है. ये बुनियादी तौर पे किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम है जो मैंने आपको रिवाइज कराया. अब ये कंसेप्ट हमने डायग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है और वो आपने समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, सो विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड एंड विल गो थ्रू द डायग्राम very closely, right? Look at this diagram. Okay, these basically this R curve shows the revenue and C1 and C2 shows the cost of the firm. Okay, now we assume that green revolution is the technological and biological changes, right, as I explained earlier. Whether green revolution is labor using or labor displacing depends on the net effect of the force related by two different kinds of technological progress. ठीक है, we will analyze the impact on cost of production. We will see whether the cost rise due to the biological innovation are greater than or less than the cost reduction due to mechanical innovation. Before the innovation, the cost is TC1 and after innovation the cost is TC2. कॉस्ट कम होकर आपकी कितनी होगी, TC2 हो गई. और पहले कितनी, ये मैंने इधर डायग्राम में C है और इधर TC है, या तो आप इधर T लगा लें, ठीक है, टोटल कॉस्ट, या आप इधर से T कैंसिल कर दें, ओनली C ले लें. ठीक है जी. सो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस से पहले TC1 थी, अब कितनी हो गई, कम हो गई, TC2 हो गई. ठीक है जी. जब ये TC1 थी, सो ये वाला अगर पॉइंट था जहां पर ये, तो आप देखें ये रेवेन्यू और ये C1 थी, तो आप देखें कि दिस इज फ्रॉम B टू A इज द रेजिड्यूल of the firm, right? That is profit में total revenue और total cost का ये residual. It means from A to B, from A to B, from here to here is the profit. So this light shaded area is basically profit in this diagram. Now due to the ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है और देखें आप Q1 प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रॉफिट आपका A और B के
बराबर था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, कॉस्ट जो है कम होके TC2 हो गई। अब आप देखें नया इक्विलिब्रियम आपका बन जाएगा Q2। देखें यहाँ पर दिस इज द D पॉइंट, दिस इज द C पॉइंट, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज द रेजिड्यूल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, हेंस दिस इज द प्रॉफिट। सो दिस एरिया, दिस होल एरिया is basically TC2, C and D and TR2 will become the profit. So देखा profit multiple time बढ़ गया, ठीक है जी। So this is how we can explain this diagram। देखें आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपके कॉस्ट जो है वो कम हो गई। जब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कॉस्ट कम हुई, उसकी वजह से TC1 की बजाय आप TC2 पर आ गए, जहां पर आपका डिफरेंस रेवेन्यू और कॉस्ट का जो है वो Q2 के ऊपर है। इससे आपने देखा कि आपके प्रॉफिट जो है वो कई गुना ज्यादा हो गए। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे, रीइन्वेस्टेबल सरप्लस ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री सप्लाई ज्यादा करेगी, उससे रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज होगा, जिससे आप देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। एंड यू नो दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली owned by the household, hence the income of the household will increase. And you know that this is the basic definition of economic development. When the income of the household will increase, it means they can not only buy their food as well as they can spend their money on other goods which are non-agriculture. They can spend money on education and health, which can increase their efficiency and nutritional standards. So this is how economic development will take place. So आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस देखी, उसके इफेक्ट्स देखे, उसको डिफाइन करके देखा, बायोलॉजिकल चेंज देखी, मैकेनिकल चेंज देखी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, चूंकि डोमिनेंट सेक्टर उनका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। दैट इज वाई this green revolution is very important topic related to the development economics. So इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।